नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएस नगरी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है हिस्ट्री ऑफ 12 मई यानी 12 मई को वो इतिहास की घटनाएं जो हुई थी। तो इस वीडियो में मैं उन सभी घटनाओं के बारे में आपसे चर्चा करूंगी और ये वीडियो आपके जीएस के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को मैंने इंग्लिश में बनाया है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन इसको जो समझाऊंगी विस्तार पूर्वक वह हिंदी में समझाऊंगी ताकि आप सभी इस वीडियो को अच्छे से जान सकें। लेकिन आप इंग्लिश को भी थोड़ा थोड़ा फॉलो करना शुरू कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली जो घटना हुई है वो है 12 मई 1459 की। ठीक है, 12 मई 1459 की यानी 12 मई 1459। ऑन दिस डे द जोधपुर सिटी वॉज फाउंडेड इन 1459 बाय राव जोधा, अ राजपूत चीफ ऑफ द राठौर क्लैन। ठीक है, जोधा सक्सीडेड इन कॉन्करिंग सराउंडिंग टेरिटरी एंड दस फाउंडेड अ न्यू किंगडम नोन एज मारवाड़। जोधपुर इज फेमस फॉर इट्स ब्लू बिल्डिंग्स विच सिग्निफाई दैट दे आर ऑफ ब्राह्मण्स, द हाइएस्ट कास्ट इन द सिटी। ठीक है, आज के दिन जोधपुर शहर जो है उसकी स्थापना हुई थी सन 1459 में। किसने की थी? राव जोधा ने की थी। वो एक राजपूत चीफ थे, मतलब राजपूत सरदार थे। कहाँ? राठौर कबीले में। ठीक है, इन्होंने इस राज्य की स्थापना के लिए आसपास के क्षेत्र में विजय प्राप्त की और अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, जिसका साम्राज्य का नाम इन्होंने रखा मारवाड़। इसके बाद में आगे है ये कि जोधपुर इज़ फेमस फॉर इट्स ब्लू बिल्डिंग्स। जोधपुर अपनी नीली इमारतों के लिए जाना जाता है। वो नीली इमारतें जो है वो संकेत करती हैं कि वह ब्राह्मणों की इमारतें हैं और वहाँ पर ब्राह्मण जाति सबसे ऊंची जात है। आगे देखते हैं। दस जोधपुर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू सिटी। जोधपुर को नीला शहर भी कहा जाता है या नीली नगरी भी कहा जाता है। जैसे जयपुर को गुलाबी नगरी बोला जाता है, वैसे जोधपुर को नीली नगरी बोला जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, राव जोधा बिलोंग टू मंदौर। वो रहने वाले कहाँ के थे? वो रहने वाले थे मंदौर के। ही बिल्ट द फोर्ट मेहरनगढ़, वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्ट इन द सिटी इन इंडिया। सॉरी, इन्होंने एक मेहरनगढ़ किला बनाया। ये 18 किले जो भारत के सबसे बड़े किले हैं उनमें से ये भी एक है, उनमें ये भी शामिल है। इसका नाम क्या है? मेहरनगढ़ किला। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए कि जोधपुर को ब्लू सिटी बोलते हैं और यहाँ पर मेहरनगढ़ किला है जो 18 किले हैं भारत में बड़े बड़े, उनमें से एक ये भी है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा दूसरी घटना जो हुई है 12 मई 1666 में। ठीक है, 12 मई 1666 में 12 मई 1666 में आज के दिन शिवाजी वेंट टू मीट औरंगजेब फॉलोइंग ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पुरंदर की ट्रीटी साइन की थी, संधि साइन की थी पुरंदर की, उसके सिलसिले में। ठीक है, अब आगे बताती हूँ कि ये ट्रीटी थी क्या। ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड बिटवीन राजपूत रूलर वन हु वॉज द कमांडर ऑफ मुगल एम्पायर एंड मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज। ये यहाँ पर एक गलती हो गई है। ऑन दिस डे इन द ईयर 1666 है। ठीक है, ऑन दिस डे इन द ईयर 1666 शिवाजी वेंट टू मीट औरंगजेब फॉलोइंग ट्रीटी ऑफ पुरंदर। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड बिटवीन राजपूत रूलर वन हु वॉज द कमांडर ऑफ मुगल एम्पायर एंड मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज। Shivaji was forced to sign the agreement on 11 June 1665 and Jai Singh besieged the Purandar fort. ठीक है, आज के दिन 1666 में शिवाजी गए थे औरंगजेब से मिलने। वो जो ट्रीटी उन्होंने साइन की थी, संधि साइन की थी औरंगजेब ने और शिवाजी ने। क्या संधि का नाम था? संधि का नाम था कि वो पुरंदर की संधि थी। ठीक है, ये किसके बीच में साइन हुई थी? राजपूत रूलर वन। ठीक है, राजपूत रूलर थे, वो राजपूत के शासक थे जिनका नाम था जय सिंह। ठीक है, ये कमांडर थे मुगल एम्पायर के, ये औरंगजेब के लिए काम करते थे और शिवाजी महाराज के बीच में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में ये संधि हुई थी। ठीक है, शिवाजी वॉज फोर्स टू साइन द अग्रीमेंट। शिवाजी को इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। कब किया गया था? 11 जून 1665 में। ये जो संधि जिसकी वजह से शिवाजी मिलने गए थे औरंगजेब से 1666 में, ये साइन कब हुई थी? इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 11 जून 1665 में। और जय सिंह ने पुरंदर फोर्ट, जो पुरंदर का किला था, वो शिवाजी से ले लिया था और वो किसको दे दिया था? मुगल एम्परर को दे दिया था, मतलब मुगल के शासक को दे दिया था। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हेन शिवाजी रियलाइज्ड दैट वॉर विद द मुगल्स वुड ओनली कॉज डैमेज टू द एम्पायर एंड हिज मेन वुड सफर हैवी लॉसेस, सो ही साइंड ट्रीटी ऑफ पुरंदर।
उन्होंने शिवाजी ने ये जो ट्रीटी थी, संधि थी पुरंदर की, ये क्यों साइन की थी? इन्होंने देखा कि अगर वो ये संधि नहीं, इस पे संधि पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो जो मुगल्स हैं वो वहाँ पर लड़ाई करेंगे, और लड़ाई करने से जो शिवाजी की सेना के आदमी हैं और उनके साम्राज्य के लोग हैं उन सबको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने यह संधि साइन करने के लिए मान गए। ठीक है, उन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। शिवाजी अग्रीड टू गिव 23 फोर्ट्स to Mughals, keeping 12 for himself and pay for 400,000 gold to Mughals। शिवाजी ने इस संधि के तहत अपने 23 किले मुगल्स को दे दिए और 12 अपने लिए रख लिए, और साथ में 400,000 स्वर्ण मुद्राएं भी मुगल्स को दे दी। ठीक है, ये थी कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो साइन हुई थी दो लोगों के बीच में, राजा जय सिंह जो राजपूत के शासक थे और कमांडर थे, मतलब सैनिक थे, सेना नायक थे मुगल्स के, उनके बीच में, और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारी तीसरी घटना जो हुई है 12 मई 1685 में। ठीक है, 12 मई 1685। 12 मई 1685 में इंग्लैंड एंड होलैंड वर मेड लीग ऑफ ऑक्सबर्ग इन द ईयर 1685। ठीक है, इंग्लैंड और होलैंड ने मिल करके लीग ऑफ ऑक्सबर्ग बनाई। लीग ऑफ ऑक्सबर्ग का मतलब है कि इन्होंने अपनी एक अलायंस बनाई, अपना एक साथ में हो लिए दोनों। कब? इन द ईयर 1685, 1685 में। अच्छा, अब ये क्यों हो लिए? ठीक है, ये एक लड़ाई के लिए एक साथ हुए थे, एक संधि पे समझौता किया था कि दोनों साथ में लड़ाई करेंगे। क्यों? अभी मैं आपको आगे बताती हूँ, पहले ये आप देख लीजिए। द आउटकम ऑफ द वॉर ऑफ लीग ऑफ ऑक्सबर्ग वॉज दैट लुइस 14 ऑफ फ्रांस blocked his expansion plan due to defeat by alliance led by England. Cause of war was that Louis XIV has turned France into dominant European power and was attempting to gain control over all of Europe. ये जिसके लिए उन्होंने समझौता किया था 1685 में, किसने? इंग्लैंड और होलैंड ने। उस युद्ध का जो नतीजा था वो ये था कि जो लीग ऑफ ऑक्सबर्ग बनी थी, मतलब इन दोनों ने मिलकर जो लीग ऑफ ऑक्सबर्ग बनाई थी, उन्होंने एक साथ मिल करके लुइस 14 जो कि फ्रांस के राजा थे उस समय, और वो फ्रांस को एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में विकसित करना चाहते थे, उनको हरा दिया था। अच्छा, अब देखते हैं कि ये लड़ाई हुई क्यों थी। ये लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि लुइस 14 जो थे वो फ्रांस को एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में विकसित करना चाहते थे, तो वो धीरे धीरे यूरोप के सारे राज्यों पे आक्रमण कर करके उनको हासिल कर रहे थे। इसलिए इंग्लैंड और होलैंड ने मिल करके एक साथ संधि पे हस्ताक्षर किए, जो कि 1685 में किए थे, और उसके बाद में इनसे युद्ध किया। किससे? लुइस 14 से। इसमें और भी राज्य थे, ठीक है, लेकिन इंग्लैंड और होलैंड ने जब किया था तो वो 1685 में था। आगे मैं आपको बताती हूँ और, ठीक है। अच्छा, एक बार ये द आउटकम ऑफ द वॉर ऑफ लीग ऑफ ऑक्सबर्ग वॉज दिस। ठीक है, एक बार ये जान लीजिए कि इस युद्ध का नतीजा ये हुआ कि जो लुइस 14 थे, जो अपनी विस्तार की योजनाएं बना रहे थे कि वो फ्रांस को प्रमुख यूरोपीय शक्ति बनाएंगे, उन्हें अपनी विस्तार की योजनाओं को अवरुद्ध करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि वो हार गए थे इस संधि के तहत इंग्लैंड से, जो संधि इंग्लैंड ने बाकी के यूरोप के देशों के साथ मिल करके बनाई थी। ठीक है, अब आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। This made Holland, Spain, Austria and many smaller German Protestant states scared, so formed alliance against France, forming League of Augsburg। ठीक है, मैंने अभी बताया था आगे कि मैं आपको ये बताऊंगी कि इस लीग में कौन कौन से देश थे जो इंग्लैंड के साथ हो लिए थे लुइस 14 के अगेंस्ट। ठीक है, इसमें थे होलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया और बहुत छोटे छोटे राज्य थे जर्मनी के जो लुइस 14 के खिलाफ थे। वो सब डर गए थे लुइस 14 की ताकत को देखते हुए, और धीरे धीरे वो सारे युद्ध जीतते जा रहा था। तो उन्होंने एक साथ संधि पे हस्ताक्षर किए फ्रांस के खिलाफ और लीग ऑफ ऑक्सबर्ग बना ली। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लीग ऑफ ऑक्सबर्ग। तो फिर चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है चौथी घटना। चौथी घटना जो हुई है वो हुई है 12 मई 1915। ठीक है, 12 मई 1915 में ऑन दिस डे इन द ईयर 1915 द फ्रीडम फाइटर रास बिहारी बोस एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया एंड लिव्ड इन जापान एज एन एस्केपी। In 1943, he handed over the charge of Azad Hind Fauj to Subhash Chandra Bose. He played a very important role in establishing the Youth Indian Independence League. ठीक है, अब इसको देखते हैं हिंदी में। सन 1915 में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनका नाम था रास बिहारी बोस, ठीक है,
क्या नाम था, रास बिहारी बोस। वो भाग गए थे भारत से और जापान में रहने लगे थे एक भगोड़े की तरह। ठीक है, वहाँ पर जो बाहर से लोग आते हैं उनको भगोड़ा बोला जाता था, तो वहाँ पर एज एन एस्केपी ये रहने लगे थे जापान में। और सन 1943 में इन्होंने, ये नेता थे आज़ाद हिंद फौज के पहले। फिर सन 1943 में इन्होंने वो चार्ज या अपने नेता का जो पद था वो सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। और सुभाष चंद्र बोस किसके नेता थे, आज़ाद हिंद फौज के। इनसे पहले जो थे वो थे रास बिहारी बोस। इन्होंने अपनी जगह सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेता बना दिया। ठीक है, ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग द यूथ इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल किया था किसमें, जब स्थापना हुई थी युवा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की। ठीक है, तो इसको बनने में इन्होंने अपना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए अब आप इसको देख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, ही अटेम्प्टेड टू असैसिनेट लॉर्ड हार्डिंज बाय थ्रोइंग अ बॉम्ब एट हिज परेड इन दिल्ली ऑन December 23, 1912। ठीक है, इन्होंने लॉर्ड हार्डिंगेज की, किसने, रास बिहारी बोस ने इन्होंने हत्या करने की कोशिश की थी। किसकी, लॉर्ड हार्डिंज की। कैसे, इन्होंने उनके ऊपर बम फेंक दिया था जब उनकी परेड चल रही थी दिल्ली में। इन्होंने इनकी परेड में बम फेंक दिया था। किसकी परेड में, लॉर्ड हार्डिंज की परेड में। किसने बम फेंका था, रास बिहारी बोस ने। कब, 23 दिसंबर 1912 में। ये हिस्ट्री का सवाल है और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही एस्केप्ड बट मेनी ऑफ हिज कॉन्फिडेंट्स वर अरेस्टेड एंड हैंग्ड फॉर फेमस लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, लाहौर हत्याकांड में भी इनका नाम आया था, लेकिन ये वहाँ से भाग निकले। लेकिन इनके बहुत सारे लोग थे जो इनके साथ में काम करते थे, इनके साथी थे, वो सब फंस गए थे और उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी इसी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए, मतलब लाहौर हत्याकांड के लिए। ठीक है, चलिए फिर अब हम आगे देखते हैं। आगे पांचवी घटना जो हुई है वो हुई है 12 मई 1925 में। ठीक है, कब हुई है 12 मई 1925 में। ठीक है, 12 मई 1925 को। ऑन दिस डे इन द ईयर 1925 उज़्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान बिकेम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, इस साल सन 1925 में उज़्बेकिस्तान जो एक जगह है और कजाकिस्तान, ये दोनों मिल करके सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ में शामिल हो गए थे। ठीक है, और ये उनका लोगो है जो आप नीचे ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये उनका लोगो है। ठीक है, ये आगे देखते हैं। आगे है छठी घटना जो हुई है वो हुई है 12 मई 1965 में। ठीक है, 12 मई 1965 में टू इस्टेब्लिश द डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल एंड वेस्ट जर्मनी लेटर्स वर सेंट ऑन 12 मई 1965। ठीक है, इजराइल और पश्चिमी जर्मनी में राजनयिक संबंध बनाने के लिए उस दिन पत्रों का आदान प्रदान हुआ था। किस दिन, 12 मई 1965। 12 मई 1965 में राजनयिक रिश्ते बने थे इजराइल और पश्चिमी जर्मनी में। ठीक है, दिस इवेंट वॉज प्रोसीडेड बाय टफ ड्रॉन आउट स्ट्रगल। ये राजनयिक रिश्ते बनाने से पहले, जो राजनयिक संबंध बने थे, इसके पहले वहाँ पर बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा था उनको इस चीज़ के लिए। और ये जो नतीजा निकला था कि ये राजनयिक संबंध बनाए जाएंगे, वो बहुत ही कठिन संघर्ष का परिणाम था। ठीक है, अब आगे देखते हैं सातवीं घटना जो हुई है वो हुई है 12 मई 2003 में। मतलब ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, 2003 की है। 2003 में 12 मई 2003 में रियाद में सऊदी अरेबिया के 2 मेजर बॉम्बिंग टुक प्लेस इन रेसिडेंशियल कंपाउंड इन 2003। बहुत ही बहुत ही बड़ी बमबारी की घटनाएं हुई थी। कहाँ पर, जहाँ आवासीय क्षेत्र था, जहाँ पर लोग रहते थे, वहाँ पर 2003 में बॉम्बिंग हुई थी, मतलब पर विस्फोट कर दिया गया था, जिसमें 29 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 160 लोग घायल हो गए थे। और ये बम विस्फोट किया किसने था, ये किया था तालिबानी ने। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है हमारी आठवीं घटना जो हुई है 12 मई 2007 में। आठवीं घटना है 12 मई 2007 की। 12 मई 2007 में कराची वायलेंस हुआ था, जिसको ब्लैक सैटरडे के नाम से भी जाना जाता है। ब्रोक आउट व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी अराइव्ड एट जिन्ना एयरपोर्ट।
ठीक है। 12 मई को कराची में वॉयलेंस हुआ था, हिंसा हुई थी। कराची हिंसा के नाम से ये हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसको हम काला शनिवार या फिर ब्लैक सैटरडे भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक सैटरडे रायट्स या काला शनिवार हिंसा। ठीक है, ये वहाँ पर जारी हो गई थी। क्यों जारी हो गई थी? जब वहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो थे पाकिस्तान के, जिनका नाम था इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पधारे, जिसका नाम था जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वो आए। कौन आए? चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश आए पाकिस्तान के, जिनका नाम था इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी। ठीक है, इनके खिलाफ ये हिंसा भड़की, जिसको कराची हिंसा बोला जाता है, कि पाकिस्तान 2007 कराची हिंसा, जिसको ब्लैक सैटरडे राइट भी बोला जाता है। These violent protests were caused by pro-government activists and supporter। इन घटनाओं का कारण था कि जो सरकारी समर्थक थे, सरकारी एजेंसियां थी, उन्होंने इसका आयोजन किया था, उन्होंने इस हिंसा का आयोजन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है द चीफ जस्टिस वॉज सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, वो जो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको मुक्त कर दिया गया था अपने कार्यकाल से। किसने मुक्त किया था? परवेज़ मुशर्रफ ने। ठीक है, उनको सस्पेंड कर दिया था, उनको मुक्त कर दिया था, निकाल दिया था। किस चार्ज पे निकाला था? उनके ऊपर क्या आरोप था? उनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, मतलब अधिकारों का दुरुपयोग करना। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे, उनको उनके कार्यकाल से मुक्त किसने किया था? उस समय जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने किस बेसिस पे उनको हटा दिया गया था अपने काम से? क्योंकि उन पे ऐसा आरोप था कि उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। ठीक है, अभी वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका क्या नाम है? गुलजार अहमद। मैंने ये भी इसमें इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको एक बार ये आ जाए, आप देख लें, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपने पढ़ा हुआ है और आपको याद आ जाए और आप वहाँ पे टिक कर दें। ठीक है, जो इस वक्त वहाँ के चीफ जस्टिस हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश हैं पाकिस्तान के, उनका नाम है गुलजार अहमद। ठीक है, और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं अभी, उनका नाम है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। ये लोग ये कब तक अपने ऑफिस का कार्यभार संभालेंगे? 23 अप्रैल 2021 में, 21 तक। ठीक है, उसके बाद ये अपने कार्यकाल से मुक्त हो जाएंगे, ये रिटायर हो जाएंगे। कब तक? 23 अप्रैल 2021 तक। और इनका नाम है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, और जो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है गुलजार अहमद। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, इन इंडिया चीफ जस्टिस इज द हेड ऑफ जुडिशल ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत में मुख्य न्यायाधीश भारत के न्यायिक प्रमुख हैं। ठीक है, ही इज़ द हेड ऑफ जुडिशल ऑफ इंडिया, मतलब वो भारत के न्यायिक प्रमुख हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हिंदी में बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। वह जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के भी प्रमुख हैं। ठीक है, ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, ये है हमारे इंडिया के प्रेजेंट चीफ जस्टिस। ठीक है, जिनको नाम मैंने अभी आपको बताया था अपनी पिछली वाली स्लाइड में। क्या नाम है? जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, तो ये कौन है? ये है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, कई बार फ़ोटो दिखा के पूछा जाता है आइडेंटिफाई द पर्सन, या फिर उस पहचानिए आप पिक्चर में कौन बना हुआ है या चित्र में कौन है, तो ये है जस्टिस बोबडे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है नवी घटना जो हुई है 12 मई 2008, मतलब ये बहुत ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, 12 मई 2008 की है। ये बहुत ही भयावह घटना है और दिल दहला देने वाली घटना भी है। 2008 में सिंचुआन अर्थक्वेक आए थे। 12 मई 2008 में सिंचुआन कहाँ है? चीन में। वहाँ पे भूकंप आए थे, जिनको ग्रेट सिंचुआन अर्थक्वेक या वेंचुआन अर्थक्वेक कहा जाता है। मतलब सिंचुआन अर्थक्वेक का नाम है ग्रेट सिंचुआन अर्थक्वेक, या इनका दूसरा नाम है वेंचुआन अर्थक्वेक। ठीक है, ये आए थे सिंचुआन में, इसलिए इनका नाम है ग्रेट सिंचुआन अर्थक्वेक। दिस अर्थक्वेक अकर्ड एट 2:28 PM एंड हैड द मैग्नीट्यूड ऑफ 8। ठीक है, ये अर्थक्वेक जो आया था, इसका टाइम क्या था? मतलब ये भूकंप आया था दोपहर के 2:28 पे, और इसकी जो तीव्रता मापी गई थी वो थी 8। द अर्थक्वेक एपिसेंटर वॉज 80 किलोमीटर्स फ्रॉम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ चेंगडू, द प्रोविंशियल कैपिटल। ठीक है, इस अर्थक्वेक का मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ था? वो था 80 किलोमीटर। कहाँ से? किससे? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, पूर्व पश्चिमी किससे था? चेंगडू से। चेंगडू वहाँ की एक प्रोविंशियल कैपिटल है। ठीक है, पश्चिम में पश्चिमोत्तर के चेंगडू में।
ठीक है, जो कि चेंगडू कहाँ की क्या है, ये वहाँ की एक प्रोविंशियल कैपिटल है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये करंट में भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द टोटल ऑफ 87,587 पीपल वर किल्ड एंड इट वाज अमंग द 18th डेडलीस्ट अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड। जैसे कि आप इस तस्वीर से देख पा रहे हैं, आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि ये जो भूकंप था ये कितना भयावह होगा। ठीक है, इसमें जो है 87,587 लोगों से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये तो सिर्फ एक आंकड़ा है, और भी कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे ये आप और हम जान ही सकते हैं। और ये जो विश्व में 18 सबसे ज़्यादा भयानक अर्थक्वेक आए हैं उनमें से एक ये था। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख के पता लगा ही सकते होंगे कि ये इस अर्थक्वेक की, इस भूकंप की कितनी ज़्यादा तीव्रता होगी और ये कितना भयानक रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, और तब तक के लिए जय हिंद।